इस हफ्ते में तो इकट्ठे इतने वलीमे आ गए हैं स्टूडेंट्स के कि ना पीर मंगल के भी वलीमे जो हैं वो रखे हों। अंदाजा करें, बंदा जो है वो। सर आपने कल वाली स्लाइड्स शेयर नहीं की, डॉक्टर मरियम कह रही। डॉक्टर मरियम साहिबा, कल मैंने टॉपिक कौन से करवाए थे? मैं प्रेजेंट नहीं थी, इसी वजह से पूछ रही। तो बात इसी तरह किया करें ना कि सर मैं कल प्रेजेंट नहीं थी, कल के आपने टॉपिक्स कौन से शेयर। मैसेज आप लोग इस तरह करते हो कि एज इफ के उस्ताद की गलती है कि सर आपने कल टॉपिक स्लाइड शेयर नहीं की। तो आप नहीं थे कल क्लास में, आपको नहीं अंदाजा कि कल जो है वो क्या होता है। इट्स ओके। ओके जी, शुरू करते हैं। आज दो टॉपिक्स इंटर रिलेटेड ही हैं, लेकिन काफी ज्यादा जो है वो डाटा ड्रिवन टॉपिक्स हैं। तो दोनों को बारी बारी देख लेते हैं। ISSI has shared food insecurity research, mentioned it to everyone, it's too good। लो जी, एक स्टूडेंट ने तमाम क्लास का भला करते हुए ने कहा जी कि शेयर किए हैं ISSI ने, तो उसको तमाम लोग जो है वो देख लें। इट्स टू गुड। लो जी, शेयरिंग होगी स्क्रीन की, तो इसको फिर अब हम कैमरे को कर लें यूं, और करने जा रहे हैं जी। ओए होए रब्बा। पहले तो जो दोनों टॉपिक्स में हम जो रिसेंट डायनामिक्स हैं उन टॉपिक्स की, उनको देखें। अच्छा भाई, कैमरा ऑन करके तुमने कौन सी जो है ना वो मुझे मेरे मुंह से कुछ अब निकलने लगा था। तो ये लो, छाती देखोगे, मैं तो लिख रहा हूँ ये। तो छाती देखोगे ना, तो उसका फिर फायदा क्या है। दोनों टॉपिक्स में हमें रिसेंट डायनामिक्स में रहते हुए बात करनी है कि दोनों में से किसी एक टॉपिक पे, रीजनल के इन दोनों टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक पे मुझे लगता है कि शायद वो सवाल पूछ। एक तरफ तो साइनो इंडियन रिलेशंस, साइनो इंडियन रिलेशंस में भी लार्जली हम कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में ही जो है इस पे बात जो है वो करेंगे। तो जो मोस्ट रिसेंट इनके डायनामिक्स हैं, मोस्ट रिसेंट डायनामिक्स तो मिड 2020 में हमें इनके दरमियान स्टैंड ऑफ होता नजर आता है। और ये स्टैंड ऑफ है खास तौर पर जो लद्दाख के, ईस्टर्न लद्दाख के एरियाज में बॉर्डर इशू उस पे है। स्पेसिफिकली गलवान का एरिया इसको कहा जाता है, गलवान एरिया। लेकिन ये एक है 2020 में
दूसरा बड़ा इशू वो फिर डोकलाम का इशू है। डोकलाम में ये इनका फिर भूटान, इंडिया, चाइना के एरिया के करीब ये बनता है। तो इन एरियाज में हमें फिर इनके दरमियान एम्बुश होता भी नजर आता है। इट इज अलेज्ड के 20+ इंडियंस की कैजुअलिटीज जो है वो हुई। चाइनीज साइड का जो है वो डाटा, जो इंडियन ज्यादा क्लेम करते हैं, लेकिन उस चाइनीज साइड पे भी कैजुअलिटीज जो है वो हुई। ये तकरीबन कोई 45 ईयर्स के बाद इन दोनों कंट्रीज के दरमियान किसी भी तरह के ये बॉर्डर इशू पर 45 ईयर्स। सही है जी। ये 2020 में, मिड 2020 में ये डेवलपमेंट जो है वो हुई। However, 2020 में ही हमें दोनों तरफ से जो है वो पैसिफिक मीन्स ऑपरेट होते हुए नजर आए, बोथ साइड से। और जो फाइनल डिसीजन ये हुआ कि जनाब ये डिस्प्यूटेड एरिया से दोनों तरफ की जो वो है वो 2.25 जो है किलोमीटर्स वो पीछे पीछे हो जाएगी जी, ताकि कोई और इन एरियाज में किसी भी 2.25 किसी भी तरह की वो नहीं होगी, कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं होगी। लेकिन इस स्केल तक आते आते तो जो है वो अच्छा खासा ये एक इंटरनेशनल कंसर्न डेवलप हो गया। इंटरनेशनल कंसर्न इतना डेवलप हो गया कि इन द वेक ऑफ एनी पॉसिबल वॉर बिटवीन चाइना एंड इंडिया, रोल ऑफ मेजर पावर्स, और चाइना और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में फिर यूएस एंड रशिया, इनका रोल, इधर दे वुड रिमेन न्यूट्रल और they would take sides। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हमें फिर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, या आप इसकी वेबसाइट पे जाएं तो आपको इंडिया के सेक्शन में ये बात नजर आती है कि हम इंडिया को एक्सकलेशन में उस लेवल पे ना लेके जाएं जहां वॉर हो जाए। सो एक कंसर्न तो डेवलप हुआ दोनों स्टेट्स के दरमियान, और जो हमें फिर रिस्पांस डेवलप होते नजर आए, वो रिस्पांस जो है वो लार्जली 3 बड़ी डोमेन में जो इनके दरमियान परमानेंट इरिटेंट्स की फॉर्म में हो गए हैं। यानी ऑल्दो आप कह सकते हैं कि बॉर्डर इशू तो दोनों तरफ से उसको डिफ्यूज कर दिया गया, डिफ्यूज हो गया, बट इरिटेंट्स वो प्रिवेल कर रहे हैं, वो मौजूद हैं दोनों तरफ। तो उन इरिटेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में जो इनके रिस्पॉन्सेज हैं उनको फिर जरा जो है वो देख लेते हैं। इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में सही है, मिलिट्री के कॉन्टेक्स्ट में, एंड उसके बाद जो है वो इन्वेस्टमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट, किनके दरमियान इरिटेंट्स। तो पहले तो इनको टू द पॉइंट से पैसिफिक इनके आपस के बायलैटरल रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में हम उनको देख लेते। इकोनॉमिक हम कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडियंस की तरफ से हमें नजर आता है कि ट्रेडिशनली, यानी कि इस फेज से पहले, और इस फेज में जाहिर है कोविड है, कोविड साथ ही 2020 में जुड़ा हुआ है, तो वो फिर यही कहा जाता है कि प्री कोविड क्या जो फेज हो गया आपका, यानी 2019 के फेज में। तो 2019 के फेज में हम देखते हैं कि इनके दरमियान जो ट्रेड डेफिसिट था वो तकरीबन 50 बिलियन यूएस डॉलर्स का इन फेवर ऑफ चाइना
यानी चाइना से ज्यादा एक्सपोर्ट्स जाती थी इन इंडिया। तो ट्रेड डेफिसिट उनके दरमियान $50 बिलियन तक का था। लेकिन जब हम मोस्ट रीसेंट कॉन्टेक्स्ट में फिर आते हैं तो हम देखते हैं कि ये ट्रेड डेफिसिट फिर रिड्यूस हुआ। ये ट्रेड डेफिसिट अब 45 बिलियन US डॉलर पर आया मोस्ट रीसेंट कॉन्टेक्स्ट। अभी क्योंकि ये यानी 21 का डोमेन पूरा नहीं हुआ, लेकिन ये और कम जो है वो हो जाएगा। तो इनके दरमियान ट्रेड उसमें हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंट। लेकिन अगर हम इससे पहले देखें यानी 2019 से पहले, तो ट्रेड डेफिसिट 60 बिलियन तक जो है वो मौजूद रहा है दोनों के दरमियान। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगला जो बड़ा एस्पेक्ट है वो ये है कि जनाब कुछ तकरीबन 60 के करीब या 50 प्लस कर लें आप, 50 प्लस एप्लीकेशंस जिनमें टिकटॉक वगैरह भी आ गई और इस तरह की ना जी, ठीक है, कि इसको एज ए नेशनल थ्रेट के तौर पर इसके जरिए डाटा रिट्रीव किया जा रहा है। सो वो इंडियंस ने उसको भी जो है वो बंद किया। फिर इसके बाद हमें नजर आता है कि अच्छा इसी में यहीं पे कर लें, फिर आगे इनको बाद में देख लेंगे। सही है जी। फिर इसके बाद मल्टीपल सेक्टर्स, फार्मास्यूटिकल्स, टेलीकॉम, इस तरह के जो सेक्टर्स हैं इनमें हैवी रिलायंस रहा इंडिया का। इंडियाज रिलायंस ऑन चाइना काफी ज्यादा रहा। सही जी। 5G के कॉन्टेक्स्ट में चाइनीज कंपनीज इनको मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया, और 4G में लेकिन चाइनीज वेंडर्स अभी भी इंडिया में ऑपरेटिव है। लेकिन 5G के कॉन्टेक्स्ट में किसी भी तरह की चाइनीज कंपनीज के साथ एंगेजमेंट्स को रोक दिया गया। फिर इसके बाद मिलिट्री मिलिट्री के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं जनाब कि इंडियंस ने रशियन से अपने एग्रीमेंट्स किए हैं जी, इसी यानी इसी फेज में 2020 से 21 के फेज रशियन के साथ एग्रीमेंट किए, और इनको 30 प्लस रशियन फाइटर जेट्स उनका एग्रीमेंट किया। सिमिलरली इंडियंस ने 30 प्लस फाइटर जेट्स फ्रांस के साथ भी एग्रीमेंट किया। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इस फेज में यानी 2020 के फेज में हुआ वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हुआ, जिसको कहते हैं बीका। बीका बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। ठीक है, बिल्कुल आखिर में, बिल्कुल नवंबर ना अक्टूबर के बिल्कुल लास्ट जो है वो लास्ट डेज ऑफ अक्टूबर 2020, बिल्कुल लास्ट वीक था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले। सो इंडियंस रियलाइज्ड के विजा वे चाइना हमें अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर उसको इनहांस करना पड़े। ये कलेक्टिवली जो इसमें जो परचेज है वही इंडियंस के लिए ए, ए, तकरीबन कोई 26 बिलियन के करीब की इनकी अमाउंट बन जाती फॉर इंडियंस। एनीवेज मिलिट्री के बाद हमें जो
रिस्पॉन्स फिर नजर आता है। अच्छा, ये क्या वजह है कि जी हम इस सारे में इंडियंस ही कोई देख रहे हैं? चाइना रिलेटिवली एक क्लोज सोसाइटी है, एक ओपन नैरेटिव अपना डेवलप नहीं कर रहे होते, तो इसलिए फिर चाइना के कॉन्टेक्स्ट में चीजें जो हैं वो फिर अव्वल तो सामने नहीं आती, और अगर आए भी तो वो फिर काफी लेट सामने आ रही होती है। और चाइना को किसी पर डिपेंडेंसी या रिलायंस करने की जरूरत नहीं है फॉर देयर मिलिट्री। फिर अगर इन्वेस्टमेंट्स में आ जाए, तो इन्वेस्टमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि जो एक एवरेज इन्वेस्टमेंट चाइना की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, अगर 2019 की देखें तो वो अबाउट 250 मिलियन यूएस डॉलर्स वो बनती है। लेकिन इसमें फिर सिग्निफिकेंट डिक्रीज हुआ, और ये हमें डिक्रीज नजर आता है कि ये 160 मिलियन यूएस डॉलर तक डिक्रीज हुई है चाइना की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। सही है जी। तो ये सबसे बड़ा हमें जो है वो अ, इसमें नजर आता है कि इनके दरमियान होने वाली जो डेवलपमेंट्स हैं उसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या हुआ। ये तीन तो बड़े एस्पेक्ट हो गए। इसके अलावा फिर जो हमें इन दोनों के दरमियान इश्यूज बड़ा इस 2020 के कॉन्टेक्स्ट में नजर आया, वो है द कंपनी फैक्टर। द कंपनी फैक्टर। हैरत अंगेज तौर पर जहां पर इंडिया एंटी डंपिंग, DUMPING, एंटी डंपिंग लॉज ऑपरेट करता है विजा वे चाइना, यानी चाइना को जरूरत से ज्यादा अपनी मार्केट में इन नहीं होने देता, लेकिन दूसरी तरफ बोथ साइड्स उनका जनाब हमें नजर आता है कि जनाब इनकी कंपनीज वो जनाब अपने काम कर रही हैं। यानी दोनों तरफ से मल्टीनेशनल कंपनीज, ये नहीं कि छोटी मोटी कंपनीज, दोनों तरफ से मल्टीनेशनल कंपनीज उनकी हैंडलिंग या उनके कोई भी जो प्रोजेक्ट्स या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कुछ भी रोल बैक नहीं हुआ दोनों तरफ से। और ये कहा जाता है कि ये कंपनी फैक्टर ने खास तौर पर 2020 की सिचुएशन को कूल डाउन करवाने में दोनों तरफ की कंपनी फैक्टर्स का, एंड एज वेल एज फिर बैंकिंग सेक्टर भी है, लेकिन वो चलो इसी कंपनी फैक्टर में मल्टीनेशनल में कंपनी या फिर बैंकिंग सेक्टर, सो वो दोनों तरफ ऑपरेट वो करता हुआ हमें नजर आता है, और उसमें किसी भी तरह की जो है वो हमें कमी होती नजर नहीं आई। यानी जिनके ऑलरेडी इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगे हुए थे, पहले तो वो ना टेक्नोलॉजी में 4G और 5G वाली बात की, लेकिन जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स दोनों तरफ लगे हुए थे उनमें हमें किसी भी तरह की जो है वो यानी कमी नजर नहीं आती है कि रोल बैक हो गए दोनों तरफ। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो एस्पेक्ट है कि इतने ज्यादा इरिटेंट डेवलप हुए, और दोनों तरफ की मल्टीनेशनल कंपनीज उन्होंने किसी भी तरह जो है वो इस तरफ नहीं आई दोनों स्टेट्स कि वह ऐसी कंपनीज को रोल बैक करवाएं या उनको कह दें कि जनाब आप मुल्क छोड़ जाए हमारा। नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि इस सारी डोमेन में फिर जो है वो इनके दरमियान ये इरिटेंट्स की एनालिसिस अगर हम करें, कि इशू क्या है, क्या मेयरली एक कन्फ्रंटेशन बॉर्डर कन्फ्रंटेशन वो इशू है? तो जो बड़ी स्टेट्स हैं, बड़ी नेशंस होती हैं, वो मेयरली एक आधे इशू के ऊपर इतना बड़ा नैरेटिव डेवलप नहीं हो रहा होता। सो मामलात कहीं और हैं। मामलात को फिर समझने के लिए हमें ये टॉपिक यहाँ पे रोकना है, और हमें दूसरा टॉपिक शुरू करना है, ताकि उस दूसरे टॉपिक का कॉन्टेक्स्ट के साथ फिर इसके हम एनालिसिस जो है वो कर सके। दूसरा टॉपिक जो हमने देखना है वो देखना है ग्रोइंग इंडो यूएस रिलेशंस।
ग्रोइंग इंडो यूएस रिलेशंस। ग्रोइंग इंडो यूएस रिलेशंस खास तौर पर 21st सेंचुरी में हमें इंडो यूएस रिलेशंस में 5 एग्रीमेंट्स ऐसे मिलते हैं जो कि सिग्नेटरी हुए दोनों स्टेट्स, 5 एग्रीमेंट्स, और उसके बाद फिर डिप्लोमेटिक सपोर्ट, खासतौर पे इंडिया की ऑन द पार्ट ऑफ यूएस। सही है जी। और उसके बाद फिर मल्टीलैटरल अलायंसेस, अलायंस ही कर, अलायंसेस नहीं, अलायंस। 21st सेंचुरी में ये 5 एग्रीमेंट्स, डिप्लोमेटिक सपोर्ट और मल्टीलैटरल अलायंस, ये हमें नजर आता है कि जनाब यूएस ये बिलीव करता कि इन इंडियन ओशन पॉलिटिक्स अगर कोई स्टेट यूएस के लिए एक लास्ट कैसल का रोल प्ले कर सकती तो वो सिर्फ इंडिया। अब इंडियन ओशन पॉलिटिक्स, ये रीजन में मैं आपको ये टॉपिक करवा चुका हूं कि उसमें कैसे फिर वो चाइना फैक्टर के कॉन्टेक्स्ट में कि हमारे लिए इंडिया बड़ा इंपॉर्टेंट। एंड दूसरी तरफ साइमल्टेनियसली इंडियंस बिलीव करते हैं कि ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइनीज, उनको टैकल करना है तो हमारे लिए फिर इंडिस्पेंसिबल है यूएस फैक्टर। सो 21st सेंचुरी में चाइना फैक्टर एक नेचुरल कॉज बनी इंडो यूएस रिलेशंस के रीडिफाइन होने में। सही है जी। और ये जो रीडिफाइन हो रहे हैं रिलेशंस, अब इनको जरा बारी बारी देखते हैं कि वो कैसे हो। सो वो कोई एक दिन में डेवलपमेंट नहीं हुई, ये रीडिफाइन होने में शुरू हुए रिलेशन सबसे पहले 2002 में। 2002 में हम देखते हैं कि पहला बड़ा एग्रीमेंट दोनों स्टेट्स के दरमियान वो हुआ। सही है जी। और उसके बाद जो है वो फिर ये सिलसिला जो है वो चलना शुरू हो गया। इसमें जनाब सबसे पहला जो एग्रीमेंट है वो हमें होता नजर आता है 2002 में, जिसको कहते हैं जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री सिक्योरिटी, सॉरी सिक्योरिटी नहीं, मिलिट्री इंफॉर्मेशन, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, GSOMIA। ये 2002 में हुआ। सिक्योरिटी स्टैंडर्ड से रिलेटेड आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ये पहली बड़ी डेवलपमेंट हुई। यहां ये वाज़ेह रहे कि 2000 इस फेज में 2001 से 2003 का जो फेज है, इसी फेज में पहली दफा चाइनीज ने रिपीटेडली मलाक्का डायलेमा का वर्ड यूज करना शुरू कर दिया हुआ था। ये भी मैंने आपको टॉपिक जो BRI वाला जब था उसमें तो ये रीजनल टॉपिक्स है ना, आपस में इंटीग्रेटेड हो, जैसे जैसे आप इनमें आगे बढ़ते रहते हैं आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो फिर अगर तैयार है तो नए टॉपिक समझना आसान हो जाता है। फिर दूसरा बड़ा एग्रीमेंट वो 2005 का एग्रीमेंट है। 2005 का जो एग्रीमेंट है वो इसको कहते हैं जनाब 123 एग्रीमेंट। 123 एग्रीमेंट, ये जो 123 एग्रीमेंट है ये मशहूर सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, भाई सिविल न्यूक्लियर डील।
सिविल न्यूक्लियर डील। लगभग 50,000 मेगावाट के एनर्जी प्रोजेक्ट्स ही हैं जी सिर्फ इस डील के तनाजुर में। यहाँ 1 2 3 गो ना समझ लेना, ये सेक्शन 1 2 3 है। इसको बिल्कुल ये ना समझ लेना कि जनाब ये कोई वो है, ये मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ एनर्जी एग्रीमेंट यूनाइटेड स्टेट्स का, ये इनका एनर्जी एक्ट है, एनर्जी एक्ट यूनाइटेड स्टेट्स का। 1950 में ये एनर्जी एक्ट इन्होंने किया था और इसके तनाजुर में इन्होंने बहुत सारी फिर स्टेट्स के साथ जो है वो एग्रीमेंट्स जो है वो किए हुए हैं। तो 20-25 स्टेट्स हैं अक्रॉस द ग्लोब, हम अल्हम्दुलिल्लाह उसमें नहीं है। तो उसी के तनाजुर में इन्होंने किया 2005 में। और इस एग्रीमेंट के कॉन्टेक्स्ट में 1 रुपए का काम नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की मेंबरशिप इंडिया को मिलेगी, तब इस तरह के एग्रीमेंट्स जो है वो फाल हो सकेंगे। और उसमें फिर जाहिर आपको मालूम है कि चाइना कैसे रोकता है इंडियन की परमानेंट मेंबरशिप इन न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। फिर ये जो ग्रोइंग इंडो यूएस रिलेशन है, इसमें तीसरी जो बड़ी डेवलपमेंट है, काफी लेट हुई लेकिन बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, वो 2016 की। 2016 की जो है, इस पे पास्ट पेपर्स में एक दफा 17 में या 18 में इस पे सवाल आ गया हुआ था। यानी इस पे नहीं सिर्फ, यानी ओवरऑल इसके कॉन्टेक्स्ट पे ना जी, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, लिमोआ। इस एग्रीमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ये एक दूसरे की बेसिस लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। रिपेयर बेसिस को करना, उसके लिए एक दूसरे के साथ कॉपरेशन कर सकते हैं। सप्लाई लाइंस को इंश्योर करने के लिए एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर सकते हैं, ठीक है जी। और फिर इसी एग्रीमेंट के कॉन्टेक्स्ट में इंडियन नेवी, उसकी अपग्रेडेशन, उस पर भी काम होना शुरू हो गया। ये सबसे बड़ा। और इसी एग्रीमेंट के बाद जो है वो अमेरिकन ने इंडिया को डिक्लेयर किया मेजर डिफेंस पार्टनर। सही है? जिस तरह कहते हैं ना मेजर ट्रेडिंग पार्टनर, दूसरा मेजर डिफेंस पार्टनर। इस तमाम कॉन्टेक्स्ट में 2002 से लेके 2016 तक ये नजर आना शुरू हो गया कि जनाब हमें एक टिल्ट नजर आती है इन इंडिया टुवर्ड्स यूएस और रशिया, जिसके साथ ट्रेडिशनल रिलेशंस और लॉजिस्टिक्स के लिहाज से और आर्मामेंट के लिहाज से उससे ज्यादा यूएस की तरफ इंडियंस का इन्फ्लुएंस बढ़ता नजर आया। और यूएस ने तो इसको रेसिप्रोकेट किया, यूएस ने इसको रेसिप्रोकेट किया अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन इंडियन ओशन विजा विद चाइना। लेकिन 2015 में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, हर साल यूएस स्टेट डिपार्टमेंट मुख्तलिफ एकेडमिया से, रिसर्च इंस्टीट्यूट से ना पॉलिसी ब्रीफ्स लेता है और इनकी वेबसाइट पे पढ़िए। सो 2015 में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट इंडिया के मुतालिक अपनी जो रिपोर्ट देता है उसमें कहता है कि हमें इंडिया को सपोर्ट करनी चाहिए, बट आई अप टू दैट एक्सटेंट कि जहां ये चाइना के साथ किसी मेजर एक्सप्लेनेशन में ना जाए, लेकिन हमें सपोर्ट करनी चाहिए। सो कॉन्टेक्स्ट तो उसी के साथ फिर 16 का भी डेवलप हो गया। ये तीसरा बड़ा एग्रीमेंट हो गया, 3 हो गए जी, 1 2, उसके बाद फिर ये 3। फिर इसके बाद हमें बड़ा एक डिफाइनिंग ईयर 2017 मिलता। 2017 का साल जो है वो हमें यूएस स्ट्रेटजी
टूवर्ड्स इंडिया, ओ सॉरी गलत हो गया, इंडियन स्ट्रैटेजी टूवर्ड्स यूएस, इसमें हमें एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट होता नजर आता है कि 2002 से 2016 तक ऐसा नजर आता है कि इंडिया मुकम्मल का मुकम्मल यूएस कैंप में शामिल हो गया। बट 2017 में इंडियंस ने अपनी सॉवरन स्टेटस उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन की कि हम पार्टनर्स हैं, पार्टनर से ज्यादा कुछ नहीं। 2017 यूएस साउथ एशियन पॉलिसी अगर याद हो तो ट्रंप गवर्नमेंट की 2017 में अगस्त के महीने में यूएस साउथ एशियन पॉलिसी अनाउंस हुई, जिसमें इंडिया को इनवाइट किया गया कि वो अफगानिस्तान में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस इंश्योर करे जी। बट इंडियंस इमीडिएटली डिनाइड, रिफ्यूज्ड। और ये जो इमीडिएट डिनाइल या रिफ्यूज है इंडियंस का, पीछे भाई कितने अच्छे वर्किंग रिलेशन में जा रहे हैं, इसी को अगर हम कोरिलेट करें तो 2017 ही, यानी सॉरी इसके बाद 2017 से ऑनवर्ड, इस डेवलपमेंट के बाद, इस वाली डेवलपमेंट हमें नजर आता है कि जनाब इंडियंस की S-400 की डील विद रशियंस वो मैच्योर होगी। सही है जी। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था 2017 से 18 में कि एक फिर इंडियंस जो है वो अपने आप को मुकम्मल तौर पे यूएस कैंप में नहीं रख रहे, बल्कि वो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में है। बट 2018 हम सब जानते हैं कि 2018 में यूएस चाइना ट्रेड वॉर इनिशिएट हुई, और यूएस चाइना ट्रेड वॉर इनिशिएट हुई है तो इसके साथ ही हमें दोबारा फिर यूएस का ज्यादा इन्फ्लुएंस इंडियंस की तरफ, अब की बार इंडियन से ज्यादा यूएस इंटरेस्टेड था। अगला एग्रीमेंट जो 2018 में आ रहा है, मिड मिड से थोड़ा सा बाद में, मिड 2018 में अगला जो एग्रीमेंट आ रहा है, इसमें ज्यादा यूएस डेस्परेट है as far as the role of Indians in this grand region is concerned। और यहां पर फिर वो इंडियंस को वो जो है वो चीज दे रहे हैं जो कि इंडियंस रिफ्यूज नहीं कर सके, और उसको कहते हैं कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी, COM कम्युनिकेशन, CA कंपैटिबिलिटी, और उसके बाद SA सिक्योरिटी एग्रीमेंट। ये 2018 में हो रहा है यूएस और इंडिया के दरमियान, ठीक है जी। और इसी से एक नया डिप्लोमेटिक डायनामिक सामने आया जिसको कहते हैं 2+2 डायलॉग, यानी कि स्टेट डिपार्टमेंट और डिफेंस डिपार्टमेंट दोनों तरफ के, स्टेट डिपार्टमेंट और डिफेंस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स इकट्ठे होके मिले और उन्होंने जो है वो इसको जो है वो साइन किया। सही है जी। अब ये इंडियंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट था, क्योंकि इस एग्रीमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हाई टेक्नोलॉजी, हाई एंड टेक्नोलॉजी, उसकी सेल यूएस इंडिया को करेगा। और फिर इसी की सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट जो हमने लास्ट टाइम अराउंड भी टॉपिक किया कि ना सिर्फ फिर यूएस बल्कि फिर इजराइल फैक्टर भी आ गया
क्योंकि हाई एंड टेक्नोलॉजी में फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मिलिटराइजेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो भी काम शुरू हो गया। इंडियंस ने कब काम शुरू किया अपना, कल के लेक्चर अगर रिकॉल कर लें, तो कल का नहीं यानी कि परसों वाला लेक्चर जो है वो रिकॉल कर लें। कल किया था परसों किया था, हाँ कल किया था, ये परसों किया। 2019 में इंडियंस ने अपना सेंटर डेवलप करना शुरू किया ना जी, ऐसे ही। और इसी को कोरिलेट कर लें अगर कि 2017 में चाइना ने अपनी हाई एंड टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करना शुरू कर दिया। सो ये कैसे जो है वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, जो ये डायनामिक्स होते हैं। नेवरदिलेस इस सारे पर्सपेक्टिव के साथ फिर जब 2020 में बॉर्डर क्लैश हमें नजर आता है चाइना एंड इंडिया के दरमियान, तो इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो मेयरली दो कंट्रीज के दरमियान एक बॉर्डर का इशू नहीं है, जिसके पीछे ये पूरी जो ग्रोइंग यूएस इंडो यानी कि यूएस इंडो यूएस ग्रोइंग रिलेशन है, उनका एक कॉन्टेक्स्ट हमें नजर आता है। इसीलिए इन बॉर्डर क्लैशेस में हमें इंडियन से ज्यादा जो एग्रेशन या एग्रेसिव सेंटेंस वो आप कह लेंगे जो पॉस्चर्स हैं वो चाइनीज के मिलते हैं विजा वे इंडिया। इंडियंस एक्यूज करते हैं कि इन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो वायलेंट हुए, जरूरत से ज्यादा एग्रेशन शो किया, इतने एग्रेशन की जरूरत नहीं थी। सही है जी। गो के दोनों कंट्रीज के दरमियान बहुत पुराना एग्रीमेंट कि जनाब वेपन्स का इस्तेमाल नहीं होगा, तो ये मुक्के कसूने पत्थर डंडे इन्हीं के इस्तेमाल से इंडियन फौजी मारेंगे, गोलियां नहीं लगी। गोली चलाना बैन है जी, यानी इनके आपस के एग्रीमेंट बॉर्डर, तो ये मुक्के कसूनों से लड़े हैं, डंडे बच्चे। एनीवेज ये कॉन्टेक्स्ट समझ आ रहा है जी। कहानी समझ आ रही है। इस पूरी कहानी में से उसने हमें एक आधा सवाल जरूर देना पेपर में। ये क्या पूछ लिया, ओबामा पिवट टू एशिया का जरा बता दें बाद में। तो बाद में क्यों बताना, लाहौर आजा, मैं तुझे स्पेशल बता दूंगा, बाद में क्यों बताना। जो मैं बता रहा हूँ ये फजूल चीजें हैं। हाँ जी, बड़ा खतरनाक कॉन्टेक्स्ट है, और आप मासूम सा मुल्क हैं, ठीक है जी। आप बस जो है वो यही कर लें कि फ्रांसीसी सफीर को निकाल दें। सही है जी। कल के टॉपिक जो मिलिटराइजेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आपकी औकात कहाँ है यहाँ पे, इस सारे में कहाँ पे हैं आप रीजन के इन बड़ी डायनामिक्स में, आपकी औकात कहाँ पे, कहाँ नजर आ रहे हैं आप। हल्का सा छोटा सा एंड में हम कर देंगे एंड ऑप्शन फॉर पाकिस्तान, ये तो दुनिया ही कहीं और जा रही है। आप बस जो है वो इमरान खान को वजीर आजम बनवा दें, धरने करवा लें, ठीक है जी, और मजहब के नाम पर लोगों की जाने ले लें या कुर्बान करा लें। औकात ही नहीं है आपकी कोई। चलो, सानू की हमारा तो ईमान है कि इस मुल्क में सीएसएस चलता रहेगा तो हमारी को रोजी रोटी चलती रहेगी। है जी। अब इस सारे कॉन्टेक्स्ट में जब ये एग्रेशन आ रहा है, मिड मिड में आ रहा है ना जी, पिछला टॉपिक जो हमने किया मिड 2020 में आ रहा है ना जी, ये देख लें जी। ये मिड 2020 अंधेरी चल रही है ना, ये है मिड 2020 में। तो इस कॉन्टेक्स्ट में फिर अगला जो हमें बड़ा एग्रीमेंट मिल रहा है, जिसने फिर पूरे रीजन में जो है उसका सबसे ज्यादा प्रोफाउंड इम्पैक्ट हुआ है, जिस पे मैं कह रहा हूं कि इस दफा फिर वो सवाल इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ पूछ सकता है, वो इसी 2+2
ये वाला जो काम है ना, इसकी अगली एक्सटेंशन, यानी आपस में डायलॉग हुआ मिनिस्टर्स का, और फिर जो अक्टूबर के एंड में बिल्कुल 2020 में एग्रीमेंट हुआ, जिसको कहते हैं बेका। आ गया जी पांचवा, देख लें। एक, दो, उसके बाद ये तीन, उसके बाद ये कहाँ गया, हाँ ये चार, ये वाला, ये, और उसके बाद ये पांच। अभी हम पांच एग्रीमेंट्स को देख रहे हैं। अभी हमने देखना है फिर इनके दरमियान जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट और मल्टीलैटरल अलायंस। सो बीका, बीका हो गया जी, बता दिया आपको पहले, बायलैटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट का ये कॉन्टेक्स्ट, बेसिक एक्सचेंज का, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट। रीजनल के टॉपिक्स में से कोई पेपर में सवाल आ जाए ना, तो वहां कानों में ना मेरी आवाज गूंजती है, ये जेल में रखिए। नहीं वहां फायरिंग हो रही है ना। हम्म। तो बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन एग्रीमेंट, और ये जनाब मतलब इस एग्रीमेंट का ये है, आसान जुबान, कि अमेरिकन इंटेलिजेंस कौन सी जियो स्पैटियल, अमेरिकन जियो स्पैटियल इंटेलिजेंस का मुकम्मल इस्तेमाल इंडियंस को जनाब अलाउ कर दिया गया कि वो यूज कर सकते, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते। ठीक है जी। फिर मुकम्मल तौर पर हाई एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी, ये पहले मौजूद है, हाई एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी, हाई एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो पहले पिछले एग्रीमेंट का हिस्सा है, इसके कॉन्टेक्स्ट में एक्यूरेसी ऑफ ऑटोमेटेड सिस्टम्स आ गया जी, कल वाले टॉपिक का हिस्सा थोड़ा सा, प्लस आर्म्ड ड्रोन्स, प्लस शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन मैप्स एंड सैटेलाइट सिस्टम। पीछे रह क्या गया, यानी अमेरिकन ने अपनी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है उनका जियो स्पैटियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट से करना ना सारा काम, उस पे मुकम्मल पार्टनरशिप का एग्रीमेंट कर लिया विद इंडियंस। ठीक है जी। प्लस जीपीएस टू नेविगेट मिसाइल्स, ये इंडियंस के पास टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, हमारे पास है, ये प्रोवाइड कर दी गई। सही है जी। ये तो हो गए इनके दरमियान बड़े एग्रीमेंट्स, कि जिनसे अब ये वाजिया तौर पे लग गया कि अब इतनी ये ऐसा पैकेज है, ये 2018 के एग्रीमेंट का और 2020 के इन दो एग्रीमेंट्स का, कि इंडियंस वो कहते हैं ना कि ऐसी ऑफर करो कि जनाब मैं इनकार ना कर सकूं, तो इंडियंस इसको इनकार ही नहीं कर पाए। समझ आ रही जी। 18 में यूएस डेस्परेट था, 20 में यूएस भी डेस्परेट ट्रेड वॉर की वजह से, ठीक है जी, और जो ऑलरेडी चल रही थी, और इंडियंस भी इस बॉर्डर के इशू की वजह से। तो इसके बाद हमें फिर ये जो ग्रोइंग रिलेशंस हैं, इसमें अगला जो डायनामिक्स है वो है फिर
डिप्लोमेटिक सपोर्ट। ये डिप्लोमेटिक सपोर्ट हमें रिफ्लेक्ट होती नजर आती है 3 जगहों पर। ये डिप्लोमेटिक सपोर्ट हमें रिफ्लेक्ट होती नजर आती है इन 3 जो है वो स्फीयर्स। इनमें जो पहला स्फीयर है वो तो है जनाब इंडिया का न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की मेंबरशिप। इसमें हमें ना सिर्फ यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये स्ट्रॉन्ग लॉबी जो है वो हमें नजर आती है कि जो इंडिया को सपोर्ट करती है। सही है जी। अब यहां से आप इजीली देख सकते हैं कि जनाब इंडियंस इसी जो है वो उसमें क्या कहते हैं हैं क्या, इन इन सारों को मिला के जिसको आप कहते हैं क्वाड, वो उनका मल्टीलैटरल भी हो गया। तो वो एक नेचुरल हमें नजर आता है कि ये सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। फिर दूसरा एस्पेक्ट यूएन परमानेंट मेंबरशिप। इसमें ओबामा, खास तौर पर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, वो थ्रू आउट 21st सेंचुरी, यानी अब 21st सेंचुरी में आ रही है ना सारी बातें, 2002 से लेके अब तक, तो उसमें हमें डिप्लोमेटिक सपोर्ट्स भी जो है नजर आती हैं। सही है जी। देख तो लो कौन है। यू तो जनाब यूएन परमानेंट मेंबरशिप ओबामा की हमें सपोर्ट भी मिलती है। रिपीटेडली इनकी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। सही है जी। तो ये हमें बड़ी डायनामिक्स मिलती हैं इनके, जहां पर इन्होंने सपोर्ट की इंडिया की, हमें डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिलती हैं। फिर इसी कॉन्टेक्स्ट में हमें ये डिप्लोमेटिक सपोर्ट 2019 का जो कश्मीर का एपिसोड डेवलप हुआ उसमें हमें यूएस की तरफ से ही जनरल सिक्योरिटी काउंसिल के फर्स्ट सेशन ओवर द इशू ऑफ कश्मीर, उस पर यूएस ने रिफ्यूज तो नहीं किया लेकिन डिले का शिकार किया। सो ये भी एक किस्म की हमें जो है वो मिलती है यूएस की तरफ से सपोर्ट। सही है जी। फिर इसके बाद इसी फेज में हमें फिर इंडिया की मेंबरशिप इन मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल regime, तो मैंने से लिख, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल regime, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल regime में इंडिया की मेंबरशिप। वैसे तो ये कोई इतना बड़ा फोरम नहीं है, इसकी एक जो इम्पोर्टेंस है, यानी एक आप कह लें कि इसकी एक अ, आप कह सकते हैं कि एक सिंबॉलिक है इसका, यानी इसका मेंबर अगर आप हैं, वो 35 के करीब कंट्रीज के मेंबर, तो इसका मतलब है कि आप जनाब एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री हैं पर्टेनिंग टू मिसाइल टेक्नोलॉजी। सही है जी। तो ये मेंबरशिप 16 में 2016 में मिली है। तो ये मुख्तलिफ सिंबॉलिक सपोर्ट भी हमें यूएस के पार्ट पे टुवर्ड्स इंडिया वो मिलती। और आखिरी जो चीज यहीं पे कर लेते हैं फिर, और आखिरी जो डेवलपमेंट है वो फिर आपकी आ गई जो मैंने आपको बताया, क्वाड। क्वाड इन्हीं 4 कंट्रीज का। सही है जी। सो क्वाड अगले पेज पे ले जाते हैं, वो एज ए मल्टीलैटरल हो गया ना जी, एज ए मल्टीलैटरल एग्रीमेंट। सही है जी। तो ये जो क्वाड है
क्वाड्रिलेटरल, एग्जैक्ट इसको ना क्वाड्रिलेटरल, 4 पावर था ना जी। वैसे तो ये ओरिजिनली 2007 में जापान का इनिशिएटिव था, लेकिन ये फिर रीडिफाइन हुआ 2017 में। सही है जी। और इस क्वाड के कॉन्टेक्स्ट में फिर सबसे ज्यादा फायदा जो है वो इंडिया को, क्योंकि इंडिया की जो, जिससे हमने पीछे बात की थी कि नेवल जो आप कह लें अपग्रेडेशन है, नेवल मॉडर्नाइजेशन है, वो स्क्वाड के कॉन्टेक्स्ट में फिर वो ज्यादा बेहतर जो है वो हुई डेवलप। और इसी क्वाड के फोरम से 2017 में जब ये रीडिफाइन हुआ, तो हम देखते हैं कि 2017 में ही यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडो पैसिफिक पॉलिसी अनाउंस की। उस इंडो पैसिफिक पॉलिसी के भी यही सबसे ज्यादा की मेंबर्स हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएस। गो के इंडो पैसिफिक अब फ्लॉप होगी, बुरी तरह फ्लॉप होगी इंडो पैसिफिक। सही है जी। लेकिन इसको क्वाड को बहुत ज्यादा ओवर रेट किया गया, लेकिन क्वाड मेंबर्स के आपस में जो है वो डिफरेंसेस डेवलप होना शुरू हो गया, और ऊपर से फिर कोविड आ गया। नेवरदलेस ये वो डायनामिक्स हैं कि जो हमें नजर आते हैं ग्रोइंग इंडो यूएस रिलेशंस में। अब हम वापस पिछले टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, जहां पर हमने ये एनालिसिस करना है। तो आप समझ आई क्या मेयरली सिर्फ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट ही चाइना एंड इंडिया के दरमियान वो इतना बड़ा इशू बन गया? तो नहीं बना ना जी। समझ आती है जी। ये अब जो एनालिसिस है, एनालाइज करना है हमने इंडिया इश्यूज को। तो जब इंडिया चाइना रिलेशंस के इश्यूज को एनालाइज करना है आपने, तो जनाब उसमें फिर बड़े जो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर आ जाना है, वो ऑटोमेटिकली ये बन जाना है। ठीक है, यूएस फैक्टर इन इंडियन ओशन रीजन आ गया जी, जो इनके दरमियान इरिटेंट्स की एक बड़ी वजह बनी। अब इस सारी कहानी को आप लिख सकते हैं। सही है जी। फिर इन इरिटेंट्स में चाइना फैक्टर इन इंडियन ओशन रीजन, ये भी आप सारी कहानी लिख सकते हैं। दो बड़े एनालिसिस आ गए ना जी। फिर इसके बाद इंडिया का कंसर्न, इंडिया समझता है कि इंडियन ओशन इज इंडियाज ओशन, और उसके रास्ते की एक बहुत बड़ी रुकावट फिर चाइना फैक्टर। लेकिन इनके अलावा इनके दरमियान इरिटेंट की अगली बड़ा जो एस्पेक्ट है, जो इंडियंस परसीव करते, वो साउथ चाइना सी। अब साउथ चाइना सी में इंडियंस का क्या इशू आ गया? साउथ चाइना सी में अगर आप 2018 की एग्रीमेंट्स देखें, तो सबसे ज्यादा वाइब्रेंट वियतनाम के साथ इंडियन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज सबसे ज्यादा वियतनाम के साथ इस फेज में काम कर रही। और चाइनीज ने इन इस काम को फिर हॉल्ट करवाया, रुकवाया इंडियन कंपनीज को, प्रेशराइज किया, हम जनाब इंस्टॉलेशन पर अटैक कर देंगे, रोकें इस काम। समझ आ रही है जी। सो आप कहीं पे भी नहीं हो, कहीं आपकी औकात ही को नहीं है, आप कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे अभी तक कि जी आपके इर्द गिर्द ये सारी चीज घूमेगी। लेकिन इन तमाम एनालिसिस से दोनों टॉपिक, इंडो चाइना रिलेशन एंड इंडो यूएस रिलेशन, इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में जो ऑप्शन फॉर पाकिस्तान है, जब हम इसमें आते हैं तो वाजिया तौर पे इट इज लिमिटेड। हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस। ये लिमिटेड ऑप्शन
हमें कंपेल करता है कि हम फिर चाइना की तरफ, हमारा नेचुरल इंक्लिनेशन बनता है। और यही नेचुरल इंक्लिनेशन फिर पाकिस्तान का, इट वाज वे बैक इन 2009 दैट इट वाज नॉट चाइनीज रादर पाकिस्तान जिसने पहली दफा ये आइडिया, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट उस वक्त के, जो चाइना गए और उन्होंने वहां पर ये आइडिया दिया था जिसको कहते हैं काशगर गवादर कॉरिडोर। ये हमने पहली दफा आइडिया दी, बिकॉज वी आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन। 2009 तक ही, 2002 का और 2005 का एग्रीमेंट, और फिर जो सिंबॉलिक जो जो सपोर्ट यूएस की टुवर्ड्स इंडिया, फिर क्वाड 2007 में पहली दफा बन गया, फिर 17 में तो दोबारा, लेकिन 7 में बन चुका। सो हमने ये आइडिया दिया, एंड वी आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन बट कि हम सी पैक को एज अ स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव देखें, उसको मेयरली एक इकोनॉमिक कॉरिडोर या एक इकोनॉमिक स्फीयर में हम सिर्फ विजुलाइज नहीं कर सकते। ये समझ आ रही है जी? वट अदर ऑप्शन पाकिस्तान देते? अलाइनमेंट विद इंडिया। तो अलाइनमेंट विद इंडिया तो एक आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन भी नहीं है इन द केस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान सिस्टमैटिकली, खास तौर पर पिछले 1.5 डेकेड से तो कन्फ्रंटेशन में इंगेज है। और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर जो अगर हम इसका इम्पैक्ट देखें, डोमेस्टिक लेवल पे अगर इसका हम एनालिसिस करें, तो 2013 से 18 की जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसकी और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की जो एक बहुत सारी कन्फ्रंटेशंस में एक बड़ी कन्फ्रंटेशन वो यही है कि सिविलियन गवर्नमेंट वाज अनएबल टू अंडरस्टैंड द रीजनल कम्प्लेक्सिटी। और सिविलियन गवर्नमेंट इंडिया के साथ ट्रेड को भी बढ़ाना चाह रही थी, डिप्लोमेटिक मींस में भी एंगेज होना चाह रही थी। समझ आ रही है जी? ज्वाइंट वेंचर्स ऑन एनर्जी भी करना चाह रही थी, जबकि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट रीजनल सिक्योरिटी मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ इंडिया फैक्टर नहीं बल्कि यूएस और चाइना राइवलरी, जिसका इम्पैक्ट रीजन पे हो रहा है, उसका कैनवस डिफरेंट था, सिविलियन गवर्नमेंट का कैनवस डिफरेंट था, जो इनके दरमियान डोमेस्टिक लेवल पर इरिटेंट्स भी इंगेज हुए। और जब हम इनकम्बेंट गवर्नमेंट को देखते हैं तो इनकम्बेंट गवर्नमेंट के यहाँ हमें 2018 से 21 तक मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ इस रीजनल सिक्योरिटी मैट्रिक्स में अलाइनमेंट नजर आती है। इसीलिए हमें फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में सेम पेज वाला जो आइडिया वो डेवलप होता नजर आता। सो यूएस फैक्टर एंड चाइना फैक्टर इन साउथ एशिया, वो पाकिस्तान जैसे कंट्री की फॉरेन पॉलिसी नहीं बल्कि हमारी डोमेस्टिक अफेयर्स को भी बड़ी, उस पर भी बड़ा प्रोफाउंड इम्पैक्ट इनका जनरेट होता है। जो हमने कंपीट करना है वो तो बड़ी दूर की बात है। सो ये वो दो टॉपिक्स जो कि एक दूसरे के साथ जो है वो इंटर रिलेटेड और कनेक्टेड है। एक ऐसी कहानी कि जिसमें ये रीजन सारे का सारा हमारे सामने जो है वो यूएस और चाइना के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेट करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ऑल टुगेदर बड़ा बेहतरीन काम मैंने करवा दिया। मुख्तलिफ ऑनलाइन आर्टिकल्स और सोर्सेज से इंडिया के न्यूज़पेपर्स के भी, पाकिस्तानी भी, फॉरेन पॉलिसी का भी, वो उसका फॉरेन अफेयर्स का भी, सीएफआर का, तो इस तरह की मुख्तलिफ चीजों को सामने रखते हुए फिर मैंने ये कहानी डेवलप की है। आपको समझ आ गई है तो ठीक है, नहीं आई
तो जो अल्लाह का हुक्म, मैं तो इसमें अब कुछ नहीं कह सकता। सर प्लीज स्पीड स्लो करें। ये मैंने बड़ी स्लो स्पीड में कराया, बहुत स्लो स्पीड में कराया। नहीं, वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर्स वो बन जाते हैं ना जब रीजनल के टॉपिक आगे बढ़ते हैं ना। तो छोटे छोटे टॉपिक्स की अगर आपकी साउथ चाइना सी, इंडियन ओशन, फलाना ये वो कहानियां अगर क्लियर होती हैं, तो फिर इस तरह के टॉपिक्स जो है वो बाद में फिर वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते स्टूडेंट को। फिर उसको वो कहानी की सूरत नजर आ रही थी, अच्छा ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। ग्लोबल में करेंगे, जो है वो ये जो यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया का एग्रीमेंट है। अभी ग्लोबल के हमारे टॉपिक्स पढ़े हैं, टेंशन ना ले। ठीक है। हाँ, कहानियों वाले टॉपिक बेस्ट लेक्चर ही लग रहे होते हैं तुम लोग हैं। टेस्ट सारे जो है वो ऑनलाइन ही होने हैं जी। आपको तो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट होना चाहिए। अच्छा जी, मैं पैसे ही कमा लूं अपने बच्चों के लिए, इतने बड़ा बाढ़ में गया पाकिस्तान, बाढ़ में गया इंडिया। ठीक है। यार ये टेस्ट के चार्जेस और टेस्ट होने हैं, ये वो, ये वाहिद का काम है, मेरा काम नहीं है। भाई ये नवंबर में ही जो है वो इन पर्सन क्लासेस होनी है, जो नवंबर के 3 हफ्ते होंगे, उनमें ही होनी है मेरी इन पर्सन क्लासेस। उसके बाद मैंने इन पर्सन क्लासेस यानी मैंने जो है पढ़ाना ही ऑनलाइन। मेरी सेहत नहीं अब इजाजत देती कि मैं लाहौर आना जाना करूं, बाहर के खाने और फिर ये ड्राइवरी और सारा काम जो है ना मेरे से नहीं होता। तो वो जो ग्लोबल के मैम 4 हफ्ते हैं, 4 हफ्तों में से 3 हफ्ते जो हैं वो क्लासेस होंगी, जो लाहौर में रेगुलर जिन्होंने आना है। उसके बाद सारी ऑनलाइन ही चलनी है जी, नए सेशन वाले भी और सारे। अभी जो रीजनल के टॉपिक्स हैं, इनमें 2 बड़े टॉपिक्स जो है वो भी मैंने नहीं करवाए, ये मैं आपको बता देता हूँ। एक, हमने अफगानिस्तान को नहीं किया, पूरे का पूरा ही नहीं छेड़ा अफगानिस्तान को। वो जिस तरह मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं आखिर में जो टॉपिक्स करवाता हूँ रखे होते हैं मैंने कि भाई इनका ऊंट किसी करवट बैठे, तो उनमें तो एक अफगानिस्तान है। और मैंने कोई आधा तैयार किया था साइबर सिक्योरिटी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल ही नेशनल बैंक पे हो गया सिक्योरिटी, वो साइबर अटैक। तो मैं अब जरा उसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ कि ये साइबर अटैक किस कैटेगरी के होते हैं, थोड़ी सी साइंटिफिक चीजें। तो वो एक आधा हमारा दोस्त है वो साइबर सिक्योरिटी का काम करता है, उसके साथ मैंने सिटिंग करनी, तो यानी ये मैंने आखिर में करवाने इसमें से रीजन के टॉपिक्स में से। अफगानिस्तान पे, अफगानिस्तान पे एक तो मैंने आपको जेनेरिक करवा दिया, लेकिन वो तो एग्रीमेंट पे क्रिटिसिज्म था। और अभी जो चेंजिंग डायनामिक्स हैं उसके लिहाज से पाक ईरान मैंने नहीं करवाया रिलेशंस, करवा दिए यार। पाक ईरान, पाक टर्की, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ये वो सारे थे जो मैंने रिकॉर्डिंग्स जो है वो भेजी थी। व्हेन दिस सेशन विल एंड, सेशन चलते रहेंगे जी जब तक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म नहीं हो जाते। ग्लोबल में करेंगे ना यार, ग्लोबल के टॉपिक्स जो है वो इतनी कौन सी आग लगी है। खैर, जो अभी मैंने ग्लोबल के टॉपिक्स कराने हैं। ठीक है जी। सर एनी टॉपिक रिलेटेड टू कोविड, हाँ कर लें, कोविड से रिलेटेड जो भी आपने करना है काम। नो सर, पाक ईरान नहीं हुआ। तो मेरा बेटा तूने फिर जो है ना वो रिकॉर्डिंग नहीं सुनी, वो वाहिद से कह दे कि वो तुझे रिकॉर्डिंग दे दे। वो ये जब तहरीक वालों का सिलसिला चल रहा था ना, नेट का इशू था, तो मैंने वो रिकॉर्डेड लेक्चर सबके लिए किए थे, सारी रात लग के मैं बैठ के रिकॉर्डिंगें की थी मैंने, वो 5-6 टॉपिक थे यार। अच्छा क्लास में करवाया था वो, अच्छा रिकॉर्डिंग में नहीं था जी, क्लास में कराया था, एक बच्चे ने कहा थे। जी जी ठीक है, वो स्टूडेंट ने बता दिया कि रिकॉर्डिंग में नहीं क्लास में कराया था। ओके।
ओ भाई नहीं यार, रिकॉर्डिंग में लड़के ने बता दिया क्लास में कराया था, तो करवाया था मैंने, मुझे याद है मैंने करवाया था। यार मेरी गुजारिश है कि जब मैं सेशन शुरू करता हूँ ना, मैं उसी वक्त बताता हूँ कि मैं ये जो टॉपिक्स जो कम से कम 56 56 होंगे, ज्यादा से ज्यादा जितने भी हो सकते हैं, लेकिन 56 तो होंगे होंगे कम से कम। तो ये जो मैं यानी 45 48 के करीब क्लासों में हो गए, और आखिर में फिर मैं 7 8 टॉपिक और करवा रहा होता हूँ। तो ये जो मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं वो करवाता हूँ। स्टूडेंट का क्या, स्टूडेंट को तो जो है वो जो है वो फ्यूचर ऑफ सनी लियोनी इन साउथ एशियन फिल्म इंडस्ट्री, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता होगा। तो वो जो मुझे टॉपिक इंपॉर्टेंट लगते हैं मैं वो करवाता हूँ। स्टूडेंट वो हर साल करंट अफेयर में इसलिए होता है कि जो मैं टॉपिक बता रहा होता हूँ उसके अलावा भी स्टूडेंट्स को ना होता है कि बस ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, मेरा सीएसएस का टॉप हो जाए। वो कहात इतनी होती है कि करंट अफेयर मेरे जैसे उस्ताद से पढ़ रहे होते हैं, लेकिन ख्वाब बड़े बड़े देख रहे होते हैं। तो सर काइंडली बता दें, सोशल इश्यूज कराएंगे। मोटी सी गाली आप अपने आप को खुद ही समझ लें कि मैंने दे दी है। अगर आपने जो है वो ओरिएंटेशन नहीं ली हुई, लेट ज्वाइन किया, तो मेरा कसूर नहीं है इसमें, मैं करवा चुका हूँ। और अगर आपने नया सेशन अक्टूबर वाले सेशन में आए हैं, तो मैंने अभी पाकिस्तान के डोमेस्टिक इश्यूज करवाने हैं। इकरा बीबी कह रही हैं हमने तो सुना था आप बहुत अच्छे टीचर हैं। बस सुनी सुनाई बातों पे बाजी इतबार नहीं करते। ये सुनी सुनाई बातें ना बंदे को जलील कर देती हैं। कैन वी कंसिडर, ओए होए होए, ये किसी ने ना अपनी सही अम्मी बाजी एक करवाने के लिए कमेंट किया। रुक जाओ सारे, कोई भी ना कुछ ना करे। आय हाय हाय। एहसन मकसूद साहब, पढ़े लिखे आदमी हैं आप। कैन वी कंसिडर अफगानिस्तान एज न्यू पाकिस्तान आफ्टर तालिबान टेक ओवर? काश एहसन मकसूद साहब आपकी जगह ये किसी और ने सवाल किया होता। आपकी हम थोड़ी सी इज्जत करते हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं आप, और कंप्यूटर से रिलेटेड हैं। आपको गुस्सा चढ़ गया तो आप कहीं मेरी चीजें ही सारी हैक ना कर लें, और फिर जब 5G आनी है तो आपसे ही सलाह मशवरा करना मैंने कि 5G को हम कैसे यूज करें। तो काश किसी और ने सवाल किया। तो गवर्नेंस जो रहता है सर, वो नहीं करवाएंगे? नहीं, नहीं करवाऊंगा। इंसान का बच्चा बन फजलुल्लाह। ओके जी। ऑटोमेटेड सिस्टम एक्यूरेसी, यार ये जाहिर है, जो आप मिसाइल जिस निशाने पे भेज रहे हैं वहां पे लगे, इसका मतलब यही होना है और क्या। सर अफगान वाला करवा दो, हमारा PMSKP का एग्जाम आ रहा है। अच्छा हाँ, ये एक सीरियस इशू है यार। ओके ठीक है, मैं इसी वीक में अफगानिस्तान के टॉपिक पे क्लास तो वो होनी है, ग्लोबल के शुरू हो जानी है। मैं इस पे एक लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करके उसका लिंक अपलोड कर दूंगा। लेकिन वो भी पूरा पूरा नहीं होगा, लेकिन अभी तक के जो डायनामिक्स है उस पर कर दूंगा, ताकि आपको जीबी वालों का भी है। ओके ठीक है, मैं अफगानिस्तान वाला, लेकिन वो टेंटेटिव होगा, बाकी यानी एक तो आखिर में मैं करवाऊंगा, लेकिन ये मैं इसी वीक में करवा कर देता हूँ, ताकि अफगानिस्तान पे जिन लोगों के ये पेपर हैं, KP पख्तूनख्वा के, मेरा इंटरव्यू भी है अफगानिस्तान। अच्छा जी, तो तेरा अफगानिस्तान में इंटरव्यू है? फरुख रियाज ध्यान से जाए, लोहे वाली पैंट पहन के, अफगानिस्तान में तेरा इंटरव्यू है। सर B3W भी करवा दें प्लीज। नहीं मैं नहीं करवाऊंगा B3W। अरे यार, ग्लोबल के टॉपिक है ना, ग्लोबल शुरू तो होने दें। जलाल हसन खान साहब, खान आता है आपके नाम में बस। तो जो आधा इंसान है आपका, उसका दिमाग तो इस्तेमाल करें। अफगानिस्तान इशू करवा दें, अच्छा मैं करवा देता हूँ। हमें हमारे तहसीलदार इंटरव्यू में पूछेंगे अफगानिस्तान, बाजी अरीबा,
आपको उन्होंने कोई कुंदूज का तहसीलदार नहीं लगाना, ना जलालाबाद का तहसीलदार लगाना। हाँ जी, क्लास एंड हो गई है, मैं खत्म करना चाह रहा हूँ, लेकिन कमेंट सेक्शन में कमेंट आते जा रहे हैं, क्या करूँ। चलो, ये पूरा वीक तो अब जितनी मेरी क्लासेस है मैंने घर से लेनी है। 2 वलीमे हैं स्टूडेंट्स के, तो इसी इलाके में है।